हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में रैंक कंडीशन समझेंगे। देखिए, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम पे मेरी एक और क्लास है इस चैनल पे, उसमें मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम क्या है इकोनोमेट्रिक्स में उसके बारे में समझाया है और उसका ऑर्डर कंडीशन समझाया हुआ है। ठीक है, कि ऑर्डर कंडीशन कैसे फाइंड करते हैं, वो बहुत सिंपल है निकालना। और दूसरा जो कंडीशन होता है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में, रैंक कंडीशन होता है। रैंक कंडीशन हम कैसे निकालते हैं, उसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जून 2024 में 18 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें रैंक कंडीशन से क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि रैंक कंडीशन को करना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू ऑर्डर कंडीशन। ठीक है, बट हम इसको आज सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। हमारी एप्लीकेशन पर ये बैचेस चल रहे हैं, 2 मंथ्स वैलिडिटी, 7 मंथ्स, 13 मंथ वैलिडिटी एंड सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड कॉम्बो कोर्स दोनों भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन था, ये आपको जो एग्जाम में आया था, ये हम बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, सो ये देखिए, रैंक कंडीशन बेसिकली दो तरह की इक्वेशंस हैं। इस पर भी पूरा देखिए, पूरा इकोनोमेट्रिक्स ने इस चैनल पर जो भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोनोमेट्रिक्स के, वो मैंने कवर करवाए हुए हैं। उसमें आपको ये एक स्ट्रक्चरल मॉडल और रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल करके भी करवाया। आप जाकर वो इकोनोमेट्रिक्स का सीरीज जो है पूरी, वो देख सकते हैं ज़रूर। अब एक स्ट्रक्चरल मॉडल होता है, एक रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस होती हैं। अब जो रिड्यूस्ड बेसिकली जो ऑर्डर कंडीशंस होती हैं, वो दोनों के लिए हम सेम ही पढ़ते हैं। बट जो रैंक कंडीशंस होती हैं, वो स्ट्रक्चरल मॉडल के लिए अलग तरह से निकलती हैं और रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल के लिए अलग तरह से निकलती हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चरल मॉडल के लिए रैंक कंडीशन को फाइंड करना यहाँ पे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए पहले क्या है। इन ए सिस्टम ऑफ जी इक्वेशंस, जी इक्वेशंस का मतलब कि एक साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम है, उसने कितनी इक्वेशंस है, मान लो 3 इक्वेशंस है, तो इन ए सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस एनी इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड। हम इक्वेशन को आइडेंटिफाइड तभी बोलेंगे इफ इट इज पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हो, टू कंस्ट्रक्ट एट लीस्ट वन नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर जी माइनस वन, कि हम कम से कम एक ऐसा डिटर्मिनेंट क्रिएट कर सकें जो नॉन जीरो हो, जीरो ना हो, नॉन जीरो हो, ऑफ ऑर्डर जी माइनस वन। मतलब जितनी इक्वेशंस, अगर 3 इक्वेशंस हैं तो वो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट इक्वेशन, मतलब वो जो डिटर्मिनेंट है वो कहाँ से बनेगा, वो डिटर्मिनेंट बनेगा उन वेरिएबल्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से जो उस इक्वेशन से एक्सक्लूडेड होंगे। अब इसका क्या मतलब है, ये तो डेफिनेशन होगी, सारा कुछ समझ में आएगा जब हम उसका प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल इसका करवाती हूँ, सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद जो दिसंबर में पूछा गया था वो करेंगे। लेट्स सी, मेरे पास इस तरह से एक साइमल्टेनियस मॉडल दिया हुआ है, 3y2 माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस u1। ठीक है, एंड देन इट इज y2 इज इक्वल टू y3 प्लस x3 प्लस u2 एंड देन y3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 माइनस 2x3 प्लस u3। ठीक है, ये एक आपको स्ट्रक्चरल मॉडल दिया गया है और आपको यहाँ पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कंडीशन बताइए ये मॉडल आइडेंटिफाइड है या नहीं आइडेंटिफाइड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कंडीशंस, सॉरी अकॉर्डिंग टू रैंक कंडीशंस। ऑर्डर कंडीशंस आर सिंपली सिंपलेस्ट देन रैंक कंडीशंस। इसमें हम वो सिर्फ k माइनस एम जी माइनस वन वाला रूल लगाते हैं, है ना, k माइनस एम जी माइनस वन वाला, उस पर वीडियो आप देख सकते हैं, इकोनोमेट्रिक्स वाली सीरीज में करवाया हुआ है। सो अब इस मॉडल को हम कैसे रैंक कंडीशन फाइंड करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें टोटल जितने इंडिग्नस वेरिएबल है ना, उसको ऐसे लिख लो, y1 y2 y3, एक x1 भी है, x2 भी है एंड x3 भी है ना। ठीक है, ये लिख लिए सारे मैंने। अब देखिए पहली इक्वेशन जो है ना, मुझे ना इसको एक तरफ लेके आना है, एक साइड पे लेके आना है। जैसे मान लो y1 को दूसरी साइड पे ले जाओगे ना, तो वो माइनस y1 बन जाएगा। समझे बात, इट विल बी माइनस y1, माइनस y1। तो इस दूसरी साइड पे जाके माइनस y1 बन जाएगा, ये वैसे ही रहेगा 3y2। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको थोड़ा इजी सा बनाने के लिए, कि आप ना सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स लिख लो, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन ओनली राइट -1 देन 3, y3 है इसमें नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। x1 का क्या कोफिशिएंट है, -2, x2 का क्या है 1 और x3 का कोई नहीं, 0। ठीक है, देन दूसरी इक्वेशन में -y2 आएगा दूसरी साइड जाकर, तो -1, y3 है 1 है y3,
x3 है, x3 1 है, बाकी सारे क्या है, 0 0। देन तीसरी इक्वेशन में क्या है, दूसरी साइड जाके माइनस y3 बन जाएगा, तो ये -1 हो गया, ये 1 -1, देन 2x3, इसमें ये x2 कहीं भी नहीं है, ये देखिए यहाँ पे x2 है, बस एक में ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका -2x3 -2x3, यहाँ पे -2, ये भी 0 है और ये भी 0, राइट, ऐसे ही बना, ठीक है। इस ये अब जो है ना, इससे बेसिकली इसी से डिटर्मिनेंट बनना है। अब आपको क्या करना है, द रूल क्या कहता था, अब एक्सक्लूडेड हमने पढ़ा था ना, एक्सक्लूडेड कोफिशिएंट्स करके। तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे हमको मान लो सेकंड इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई सेकंड इक्वेशन। तो हमको पता क्या करना है, इसमें सेकंड इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो स्ट्राइक कर दो इसे, मतलब एलिमिनेट कर दो, निकाल दो, स्ट्राइक आउट सेकंड इक्वेशन, एंड एक चीज और स्ट्राइक आउट करनी है, एंड कॉलम्स corresponding to the non-zero elements of second equation। इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने सेकंड इक्वेशन एक तो एलिमिनेट कर दी, अब सेकंड इक्वेशन में नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन से थे, ये नॉन जीरो था, ये नॉन जीरो था, ये नॉन जीरो था, इन नॉन जीरो वालों के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स है ना, उनको भी एलिमिनेट कर देना, कर दिया एलिमिनेट। अब इस क्या बचा ये -1 1 -2 0 1 0, ये बचा, ठीक है। अब इसमें हमको वो जो डेफिनेशन थी, अब याद करो क्या लिखा था, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट कम से कम एक बनना चाहिए, बस। ऑर्डर कौन सा लिखा था, G-1 ऑर्डर का, G-1 यानी कि 3 - 1 2, मतलब यहाँ से आपको 2/2 का एक ऐसा डिटर्मिनेंट होना चाहिए जो नॉन जीरो, तभी वो इक्वेशन आइडेंटिफाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, -1 1 -2 0 1 0, यही है ना। अब देखो इससे एक तो ये बन सकता है 2/2 का, एक 2/2 का बन सकता है -2 0 1 0, ये भी बन सकता है, और एक बन सकता है -1 1 1 0 1 0, ये भी बन सकता है, तीनों बन सकते हैं। देखो किसी का क्या नॉन जीरो आ रहा है, 0 + 2, ले नॉन जीरो आ रहा है, पहले का ही नॉन जीरो आ गया, है ना, पहले का ही नॉन जीरो, यानी कि यस नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है मेरे पास ऑर्डर 2 का, तो यानी कि सेकंड इक्वेशन क्या है, आइडेंटिफाइड है, तो आंसर दैट सेकंड इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड, ठीक है, समझ गए बात। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, लेट्स सी। अब जो ओवर आइडेंटिफाइड है, बेसिकली जो इक्वेशन जस्ट आइडेंटिफाइड है एंड ओवर आइडेंटिफाइड, मतलब ओवर आइडेंटिफाइड भी यानी कि वो आइडेंटिफाइड है ही, ठीक है। जब इक्वेशन मेरी चाहे वो ओवर आइडेंटिफाइड है चाहे वो जस्ट आइडेंटिफाइड है, दैट मींस इट इज आइडेंटिफाइड, ठीक है, उस पर हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे। बट अगर वो अनआइडेंटिफाइड है तो मेरा मॉडल आइडेंटिफाई हुआ ही नहीं, है ना, तो वो कंडीशंस को जो है, अगर मतलब 3 चीजें हम पढ़ते हैं ना, उसमें अनआइडेंटिफाइड जो है वो उससे साबित होता है कि मॉडल मेरा आइडेंटिफाइड नहीं है, तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर चाहे जस्ट आइडेंटिफाइड है चाहे ओवर आइडेंटिफाइड, दैट मींस मॉडल इज आइडेंटिफाइड, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाइड की 2 कैटेगरीज है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड पूरी तरह से, ओवर आइडेंटिफाइड, दोनों कंडीशंस बेसिकली अगर है, इसका मतलब यही है कि वो आइडेंटिफाइड ही है मॉडल हमारा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, टिपिकल सा है, सेम उसी तरह से ना, आप जितने यहाँ पे अब वेरिएबल्स हैं, y1 है, y2 है, y3 है, और कौन सा है, y4 भी है, x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, तीनों को लिख लो तीनों को। तो पेन ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले बन रहा है y1, ये देखिए y1 का मैंने पेन कॉमन ना रख लूं, कॉमन पेन मतलब जो दोनों पर दिख जाए आपको, ऐसा कौन सा कलर होगा दोनों पे दिख जाएगा, स्काई ब्लू करते हैं, ये y1 है, ठीक है। अब इसको जो उसको मैंने टर्न किया था ना, इसमें वो चीज ऑलरेडी ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही दी हुई है, एक साइड पर ही सारे दिए हुए हैं, वहां पे एक साइड पे नहीं थे, इसलिए मैंने दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए माइनस लगाया था, यहाँ पे सारे एक साइड पे ही है ऑलरेडी। तो पहले है y1 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर इसको नहीं हमको काउंट करना, हमको वेरिएबल्स वाले कोफिशिएंट्स को देखना है ना। तो
यहाँ पे y2 का क्या है -b12, तो यहाँ पे लिख दो -b12, ठीक है। y3 का क्या है -b13, -b13, y4 है ही नहीं इसमें तो ये 0 आ जाएगा। x1 है x1, a11 है, x2 है नहीं है, x2, x3 है नहीं है, x3, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन में देखो, अब फिर सेकेंड इक्वेशन में देखो, वाइट ही ना कर लूँ, वाइट सही है ना। दूसरी इक्वेशन में y2 1 आ जाएगा और y2 है ही नहीं दूसरी इक्वेशन में, y3 क्या है -β23 है, x1 है माइनस अल्फा 21, मैं इसको स्मॉल ए लिख रही हूँ, और x2 है, x2 भी है -a22, ये और ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन में उसने y1 दिया हुआ है -β31, y2 दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, y3 दिया हुआ है 1 है, y4 दिया हुआ है नहीं, x1 दिया हुआ है -a31, x2 दिया हुआ है -a32 और ये भी 0 है। फिर लास्ट वाली में y1 है हाँ b41 है, y2 भी दिया हुआ है β42, y3 है y3 नहीं है, y4 है हाँ y4 1 है, x1 क्या है नहीं है, x2 भी नहीं है, x3 क्या है -α43, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या था रूल, सेकंड इक्वेशन को बताना, आइडेंटिफाई करना है ना, तो एक तो सेकंड एलिमिनेट कर दो, एक इसके नॉन जीरो वाले कॉलम्स, ये नॉन जीरो है ये डिलीट कर दो, ये नॉन जीरो है इसको डिलीट कर दो, ये नॉन जीरो है ये भी गया, ठीक है, ये नॉन जीरो है ये भी गया, तो क्या बचा, अब क्या बचा -β12 0 -β42, ठीक है, 0 0 1 देन 0 0 -α43, दिस ये बचा, ठीक है, ठीक है ना। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है g-1, g-1 का क्या मतलब है 4 - 1 यानी कि 3, मतलब मेरे पास 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होना चाहिए, है ना, जो क्या हो नॉन जीरो। एक बार चेक कर लो कि ये मेरा डिटर्मिनेंट सही बना है, इसमें कोई गलती तो नहीं हुई ना। -β12 0, ठीक है, ये भी कट गया 0 1 0 0 1, ये भी क्योंकि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 थे, है ना, 7 में से हमने कितने काटे हैं नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन, 4 काट दिए तो 3, ठीक है ना, ये ठीक है बिल्कुल। तो अब नॉन जीरो टर्मिनेंट यहाँ से 3/3 का कोई बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमने टर्मिनेंट के रूल्स में बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसे मैट्रिक्स का पूरा एक रो या पूरा एक कॉलम जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो ही होता है, पढ़ा हुआ है ना। तो यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो ही है, तो यानी कि नॉन जीरो वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ये आइडेंटिफाइड नहीं है, दिस इज अनआइडेंटिफाइड, दिस इक्वेशन इज अनआइडेंटिफाइड। इसका थर्ड आंसर सही आएगा क्योंकि उसने रैंक कंडीशन पूछा था, ऑर्डर नहीं, तो अनआइडेंटिफाइड वाला इसका आंसर आएगा। समझ गए सभी, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये अपना जो कोर्स वाला बैच हमारा है उसी से मैंने ये वाला स्लाइड निकाला है। अब यहाँ पे आपको ये चीज बताई गई है, ऑल जीरो प्रॉपर्टी, इफ ऑल द कॉलम्स ऑफ ए रो और कॉलम आर जीरो देन द टर्मिनेंट इज जीरो, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी ये कंडीशन, फाइन। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है, मेरी एप्लीकेशन की डिटेल जहाँ पे हमारे कोर्सेज चलते हैं, टेलीग्राम का लिंक एंड मेरी बुक्स का भी लिंक दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।